नमस्कार, स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे नाविक के बारे में और नाविक की दूसरी श्रेणी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे सर नाविक क्या है और इसकी दूसरी श्रेणी क्या है। तो अगर हम बात करें कि हमारे फोन में जीपीएस आपने कई बार चलाया होगा, तो ये जीपीएस जो सुविधा है हमको अमेरिका के द्वारा प्रदान की जाती है। अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो पूरे विश्व भर में जीपीएस सुविधाएं देता है। ऐसा भारत का भी है, मतलब स्वदेशी भी हमारे पास जीपीएस है। इस जीपीएस के अंतर्गत देखा जाए तो ये भारत के ऊपर निगरानी रखता है और सारी व्यवस्थाएं देता है। इसमें आपको सैटेलाइट्स दिख रही होंगी, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 सैटेलाइट भारत के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखकर आपको जीपीएस सुविधाएं वगैरह प्रदान करती है। लेकिन जो इसरो के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि इन 4 में से 3 तो खराबी हो चुकी हैं और ये 4 जो थी ये भी कैसी हैं? पिछली जनरेशन की है। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन का एक सैटेलाइट भेजा है और ये रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि ये पुरानी जो सैटेलाइट्स हैं इनकी उम्र 10 साल हुआ करती थी और इनमें से कुछ तो खराब ही हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट जनरेशन नाम की एक नई सैटेलाइट है जिसका नाम है NVS-01। इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। कब किया गया? 29 मई को। तो इसरो ने इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया था और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जिस रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को भेजा गया। क्योंकि समझिए, अगर आपको कहीं जाना है तो आप ट्रेन में बैठेंगे, आप प्लेन में बैठेंगे, आप बस में बैठेंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे और एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसे ही सैटेलाइट को अगर हमें धरती से आकाश में भेजना है, हमें वायुमंडल के बाहर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कोई ना कोई रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया है वो है GSLV F-12। तो GSLV F-12 के द्वारा जिस सैटेलाइट को भेजा गया है उसका नाम है NVS-01। इसकी सारी चीजें की बात करेंगे इसमें और इसी पे हाल ही में अभी 2023 का भी यूपीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था। हम उसको भी आखिरी में नजर डालेंगे कि भाई यूपीएससी ने क्या पूछा है। तो शुरू करेंगे, इसरो के बारे में बात करेंगे। एस सोमनाथ जो इसके अभी चेयरमैन है उन्होंने भी इसकी पुष्टि करी। और नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन का मतलब वही है कि जैसे कि आज आप गूगल पर सर्च करते हैं कि आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है तो कौन सा रास्ता है, ये सारी चीजें आपको जो जीपीएस प्रदान करता है। ऐसी भारत का स्वदेशी निर्मित है, उसको नाविक कहा जाता है। वैसे उसका नाम पहले IRNS हुआ करता था, यानी इंडियन रीजनल नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसी को हम क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें जो द्वितीय श्रेणी का नेक्स्ट जनरेशन का जो सैटेलाइट भेजा गया है उसी के बारे में आज पूरा डिस्कशन है। शुरू करते हैं, समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बढ़ने से पहले किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं वो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी है। इन सारी जगह पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF भी आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक और सूचना है कि मंथ एंड सेल जो है वो चल रही है। मंथ एंड सेल में आज है 31 मई। 31 मई तक रात को 12 बजे तक आपके पास एक ऑफर है जिसमें आप 6वां जो बैच है यूपीएससी IAS का, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है, उस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, बैच नंबर 6 को, जो कि 7 जून से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अमूमन आप देखते हैं 18,999 में कोर्स अवेलेबल होता है फैकल्टी कोड के साथ। लेकिन अगर आप अभी फैकल्टी कोड यूज करेंगे आज ही, तो आपको ये सेम कोर्स 17,499 का मिलेगा और 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो जिन बच्चों को ऐसा लगा अभी प्रीलिम्स देकर या 2024-25 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। बैच को आप एनरोल कर सकते हैं और चीजें पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। ये जो इमेज है, इसी में अगर हम बात करें तो ये इमेज बता रही है किस चीज की है? तो ये है GSLV F-12। अब ये क्या है? तो ये रॉकेट है। GSLV F-12 वो रॉकेट है जिसके माध्यम से हमने क्या भेजी है? एक सैटेलाइट भेजी है और उस सैटेलाइट का नाम क्या है? NVS-01। अब ये सैटेलाइट कहां होती है? तो एकदम ऊपर जो होता है, यहां पर सैटेलाइट को रखा जाता है। और इस सैटेलाइट के ऊपर आप सोच रहे होंगे ये किस चीज से ढकी हुई है? तो जब ये ऊपर की ओर जाती है तो उष्मा से बचाने के लिए, जो कि आपका घना जो वातावरण होता है उससे बचाने के लिए एक कवर इसको दिया जाता है। लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद, लगभग 160-170 किलोमीटर के बाद, ये हट जाता है। और फिर सैटेलाइट जो है यहां से धीरे धीरे, इसमें 3 स्टेज इंजन होते हैं, तो इसमें जो प्रणोदक इस्तेमाल किए जाते हैं एक एक कर वो हटते जाते हैं। फिर आखिरी में क्रायोजेनिक जलता है और फिर सैटेलाइट को वो
स्पेस में छोड़ देता है, फिर वो अपने आप से जाकर कक्षा में स्थापित हो जाती है और हमें निगरानी करके देती है। तो जीपीएस वगैरह जो सुविधाएं हैं वो इससे मिलती है। तो अभी तक हमारे पास था, ऐसा नहीं था कि हमारे पास अभी तक नाविक में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ये नेक्स्ट जनरेशन का भेजा है। मान लिया जाए कि ये आपका पहला जो बेड़ा था वो अच्छे से काम कर रहा था, 7 सैटेलाइट थी, जिनमें से लगभग 3 खराब हो गई थी, 4 काम कर रही थी, ऐसा बताया गया। और उसके बाद जो है इसको नेक्स्ट जनरेशन का भेजा गया, क्योंकि पुरानी वालों की उम्र 12 साल थी, 10 साल थी, पुरानी वालों की उम्र 10 साल थी, इसकी उम्र 12 साल है। तो इसमें कुछ जो है एडवांस वर्जन है, तो कुछ ना कुछ तो सुधार किए गए होंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखा जाए तो यहां पर इसरो का एक ट्वीट भी देखेंगे तो GSLV F12 NVS-01 मिशन इज सेट टू लॉन्च ऑन मंडे। ये 29 मई 2023 को इन्होंने कहा कि हम इसको लॉन्च करेंगे और ये सफल हो चुका है। तो ये मैं आपको बस ट्वीट दिखा रहा हूं कि 10:42 सुबह के समय जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश के पास, वहां से इसको लॉन्च किया गया और एनवीएस को बताया गया ये फर्स्ट है इंडिया की सेकेंड जनरेशन। देखिए, नाविक जो सैटेलाइट थी, जो जीपीएस वगैरह सुविधाएं प्रदान करती है भारत को, हमारे डिफेंस सिस्टम को, वो सारी चीजें पहली जनरेशन की तो स्पेस में थी, ये पहली दूसरी जनरेशन की है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नाम जरूर याद रख लीजिए NVS-01 का। और ये जो है इसका पूरा का पूरा आपको लाइव वीडियो जो है आप इसरो की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमारे GSLV F12 और NVS-01 की। तो मैंने आपको बताया GSLV F12 क्या है, वो रॉकेट है जिसके माध्यम से हमने कौन सी सैटेलाइट भेजी है, तो NVS-01 भेजी है। किस संस्था के द्वारा भेजी गई, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो कहा जाता है, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। और स्पेस प्रोग्राम में विक्रम साराभाई का नाम हम बहुत जानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कौन इसके प्रमुख हैं, तो एस सोमनाथ साहब हैं। उन्होंने भी इसकी पुष्टि करी, उन्होंने भी बहुत चीजें बताई कि इसकी जरूरत क्या थी। तो एक एक करके उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको SDSC SHR कहा जाता है, से नए जमाने का नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो अभी तक हमारे पास पुराने जमाने का तो था ही, अब ये नए जमाने का है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों किया गया है, तो इस सैटेलाइट का नाम NVS-01 है, जैसे GSLV F12 रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 2 से छोड़ा गया है। तो श्रीहरिकोटा में अलग अलग लॉन्च पैड बने हुए हैं, तो उसमें जो लॉन्च पैड दूसरे नंबर का है, वहां से इसको छोड़ा गया था। इसके अलावा जो इसरो के प्रमुख हैं, मैंने बताया डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे 7 पुराने नाविक सैटेलाइट के सारे काम चला रहे थे, लेकिन उनमें 4 ही काम कर रहे हैं। मतलब जो 7 सैटेलाइट अभी तक स्पेस में थे, उनमें से 4 काम कर रहे थे और 3 खराब हो चुके हैं। तो अब इन्होंने कहा कि भाई अगर हम इन चारों को ही रिप्लेस करते धीरे धीरे पहली जनरेशन के, तो मतलब ये तीनों को ही रिप्लेस करते तो वो 4 भी खराब हो जाते। इसलिए हमने अब जो है नेक्स्ट जनरेशन की सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया है, जिसमें हमने अलग तरह की वॉच यूज की है, क्लॉक यूज की है, जिससे आपका सटीक तरह की जानकारियां मिलेंगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसमें अभी तक आपको समझना है कि भाई 7 पहले भेजे जा चुके थे, उन 7 में से 4 ही काम कर रहे थे, 3 खराब हो चुके थे। और जो सोमनाथ साहब का कहना है कि भाई, जो इसरो के चीफ हैं, उनका कहना था कि अगर हम इन 3 को जो खराब हुए हैं इनको रिप्लेस करते पहली जनरेशन से, तब तक चारों भी खराब हो जाते। इसलिए हमने नेक्स्ट जनरेशन का, इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर वाली चीजें इन्वॉल्व करी हैं और उसको हमने लॉन्च किया है। तो उनका यही कहना है, अगर हम तीनों को बदलते तब तक ये 4 भी बेकार हो जाते। इसलिए हमने 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट NVS को छोड़ने की तैयारी की है, जिसमें पहला तो छोड़ दिया गया है और बाकी भी धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई ये करता क्या है, तो देखा जाए तो इसमें आपका ये पूरा 7 सैटेलाइट का झुंड होता है, पूरा ग्रुप होता है, जो भारत के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रख सकता है। साथ साथ ये 1500 किलोमीटर का पूरा रेडियस, मतलब यहाँ पर हिंद महासागर के ऊपर भी कवर कर सकता है। साथ साथ हमारा यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, सियाचिन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ हमें डिफेंस में भी काफी बहुत सारी सूचनाएं मुहैया करा रहा है। ये 7 सैटेलाइट्स मिलकर करती हैं, लेकिन अभी हमारी 4 ही काम कर रही थी। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी और दूसरी तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अगर आप देखेंगे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। अब इसमें आपको ये फर्स्ट स्टेज इंजन है, ये पहला इसमें प्रणोदक यहाँ पे है, ये दूसरा स्टेज का है, ये तीसरा स्टेज का है, और यहाँ पर सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको धीरे धीरे करके वहां पे असेंबल किया गया और फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छे चित्र हैं। इसमें सोलर पैनल जो है वो भी लगा हुआ है, जिससे इसको क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिलती है।
मतलब अब ये सैटेलाइट कैसे काम करता रहेगा, तो इसको सन से एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो इसमें ये है। और ये कितने साल तक काम करेगा, तो 12 साल तक करेगा काम। सैटेलाइट को 2 सोलर पैनल से ऊर्जा भी मिलती रहेगी। तो कई बार हमको डाउट होता है कि भाई ऊपर जाने के बाद कैसी ऐसी व्यवस्था है कि ये चलता रहता है, तो सोलर पैनल लगे होते हैं इसमें, उससे पूरी तरह से ये बिजली बनाता रहता है और अपना काम करता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट को 2.4 किलोवाट की ऊर्जा मिल जाएगी। आपके घरों में 230 वॉट की बिजली आती है। अब यहां पर देखिए कितना आ रहा है, 2.4। 2.4 का मतलब है 2400 वॉट की ऊर्जा मिलेगी। किससे? 12 ये सैटेलाइट के 2 सोलर पैनलों से। हमारे घर के पूरे उपकरण 230 वोल्ट पे चल जाते हैं, तो सोचिए इतने अमाउंट की ऊर्जा वहां पर बन रही है। साथ ही सैटेलाइट में लगे लिथियम आयन बैटरी की चार्जिंग भी होगी। तो भाई जब सूर्य की रोशनी इसको नहीं मिल रही होगी, जैसे ये पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है, अब पृथ्वी पर किसी भाग पर अंधेरा हुआ तो यहां भी अंधेरा हो गया, तो उस समय जो लिथियम आयन बैटरी है वो काम करेगी, बाकी समय ये धीरे धीरे चार्ज भी होता रहेगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट लॉन्च के बाद से लेकर अगले 12 साल तक काम करती रहेगी, क्योंकि हमने बात की कि इसका समय काल क्या है, 12 साल का इसका समय काल है। इसके अलावा L1 बैंड आमतौर पर पोजीशन, जैसे L1 बैंड देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग आवृत्तियों पे काम किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पे काम किया जाता है। तो अभी तक ये L5 फ्रीक्वेंसी पर, अभी तक जो हमारे जितने भी सैटेलाइट हमने भेजे थे वो L5 पर काम करते थे, लेकिन ये काम करेगा L1 बैंड पर। तो L1 बैंड आमतौर पर पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग नागरिक सेवाओं के लिए होता है। तो अभी तक हम L5 का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने क्या यूज किया है, L1 यूज किया है, जो कौन करता है, अमेरिका करता है। तो अब इसके अंतर्गत ये एडवांस फीचर है कि हम L1 फ्रीक्वेंसी का भी इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा इसमें एटॉमिक क्लॉक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही सुंदर सी जो आपको दिख रही है, यही है वो सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, NVS-01, जिसको GSLV F12 से भेजा गया है। देखिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के यान हैं, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस का मतलब जो पृथ्वी के साथ चले, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जाकर पृथ्वी की गति के अनुसार जो चलने वाली सैटेलाइट्स होती हैं उनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कहा जाता है। तो ये कहां पे छोड़ने जाएगा, ये लॉन्च व्हीकल है, ये प्रक्षेपण यान है। तो इसलिए जो है हम अगर देखा जाए तो हमने शुरुआत की थी ASLV से। वैसे तो SLV थर्ड सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया था, फिर ASLV हमने डेवलप किया, फिर हमारा एक और चीज आई जिसका नाम था PSLV। इससे भी हम बहुत सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लेकिन इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है GSLV से। तो शुरुआत हमारी SLV 3 से हुई थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तीसरा, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो ध्रुवों के आधार पर भेजी जाती है। जैसे अगर पृथ्वी को देखा जाए तो ये हमारे ध्रुव हो गए, तो इस वाली कक्षा में भेजने के लिए हम PSLV का इस्तेमाल अमूमन करते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाली जो कक्षा होती है ये जियो सिंक्रोनस होती है। ये आपका भूतुल्यकालिक कह सकते हैं, या भूस्थैतिक कक्षा जो होती है, जियो स्टेशनरी कक्षा जो होती है, पृथ्वी के साथ जो चलती है, वो इससे भेजी जाती है GSLV F12 से। तो ये आपका इसी से NVS-01 को भी भेजा गया है। सैटेलाइट में परमाणु घड़ी भी लगी है, एटॉमिक क्लॉक भी लगी है, जो कि आपका एकदम सटीक लोकेशन भी आपको हमेशा बताती रहेगी। तो इस बार इस नेविगेशन सैटेलाइट में स्वदेशी निर्मित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई हमने जो अभी एटॉमिक क्लॉक यूज की है, रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, और ये कैसी है, ये इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस शब्द अगर आपको दिखे तो याद रख लेंगे, इसी को कहा जाता है जो भारत में ही बनाई गई है, हमने किसी दूसरे देश से मदद नहीं ली है। तो इस रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो इसको बनाया गया है, इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको SAC कहा जाता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ये रुबिडियम क्लॉक जो है, जिसको परमाणु घड़ी कहा जा रहा है, उसका निर्माण किया गया है। ऐसी परमाणु घड़ियां रखने वाले गिने चुने ही देश हैं, और उनमें अब भारत भी शामिल हो गया है, जो हमने कहां पर बना लिया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के अंतर्गत इसको किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, ये घड़ी बेहतरीन और सटीक लोकेशन, पोजीशन और टाइमिंग बताने में मदद करती है, और ये कंटिन्यूअसली आपको सिग्नल्स देती रहेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां से निकल कर आई है। इसके अलावा अगर हम NVS के कुछ कामों को भी देख लें तो जमीनी, हवाई और समुद्री नेविगेशन में मदद करेगा, जो हमारे सारे रक्षा जो तंत्र है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, इन सारी चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा और सूचनाएं मुहैया कराएगा। इसके अलावा कृषि संबंधी जानकारी हमारे किसानों के लिए देगा। जियोडेटिक सर्वे, जो पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग तरह की चीजें हैं उनके बारे में बताएगा। इमरजेंसी सर्विसेज, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया,
कहीं भूकंप आ रहा है, इन सारी चीज़ों की भी सर्विसेज इससे पता चलेगी। इसके अलावा फ्लीट मैनेजमेंट जो है कि आपका फ्लीट मैनेजमेंट का मतलब कि किस तरीके से कहीं पर अगर युद्ध होते हैं या फिर आपका कोई भी तरह से हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसमें नेवी को कई तरह की सूचनाएं प्रदान करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। मोबाइल में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देगा। इसके अलावा सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट पता करेगा। मरीन फिशरीज जो मछुआरे होते हैं या समुद्री मछलियां हैं, उनके बारे में भी जानकारियां देगा। वाणिज्यिक संस्थान जो कॉमर्स इंस्टीट्यूट हैं, पावर ग्रिड है या अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए भी टाइमिंग सर्विस के लिए काम करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं, इनमें सारी चीजें यूज करेगा। जो अभी हम कहां से इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, हम अमेरिका की सैटेलाइट को यूज करते हैं। तो ऐसा नाविक जो है जिसको नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, ये भारत का स्वनिर्मित है और इसमें हमने एक और मुकाम हासिल कर लिया है कि हम नेक्स्ट जनरेशन पे पहुंच गए हैं। हमने कई चीजों में इसमें सुधार किया है। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम नाविक है। इसका पहले नाम क्या था? तो इसको IRNSS भी कहा जाता है, मतलब इंडियन, भारतीय। आर का मतलब रीजनल, मतलब क्षेत्रीय, क्योंकि भारत के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखता है। नेविगेशन, और एस का मतलब सैटेलाइट, और ये आखिरी का मतलब सिस्टम। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम हुआ करता था। उसी को हम क्या कहते हैं? नाविक के नाम से जानते हैं। और ऐसा कई देशों के पास है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है जीपीएस, ये जीपीएस किसका है? तो अमेरिका का है, यूएसए का है। इसके अलावा ये बाइडू किसका है? तो चाइना का है। इसके बाद ये QZSS, इस पर ही यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अभी हम उसको भी देख लेंगे। इसका नाम है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम किसका है? तो जापान का है। ये जापान का है। इसी पर प्रश्न यूपीएससी ने बनाया। इसके बाद ग्लोनास की बात करें तो ये किसका है? तो ये रूस का है। और गैलीलियो किसका है? तो EU मतलब यूरोपियन संघ, मतलब यूरोपियन यूनियन का है। तो अभी इन सारे देशों के पास खुद के जीपीएस हैं, उसमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ साथ आपका ग्लोनास मतलब रूस भी शामिल है, यूरोपियन संघ भी शामिल है, मतलब यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं ब्रिटेन को हटाकर। फिर बेडू जो है चाइना के पास है, यूएसए का जीपीएस है, और भारत का नाविक या जिसको IRNS कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो था उस पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपीएससी ने अभी हाल ही में 28 मई को जो पेपर हुआ उसी में एक क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित देशों में से किस एक का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो पोजीशन वगैरह हमको बताएगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया था, कनाडा दिया था, इजराइल दिया था, जापान दिया था। कई स्टूडेंट्स इजराइल से कंफ्यूज हुए, लेकिन आंसर तो क्या सही है? जापान ही सही है, क्योंकि जापान का जो है वो QZSS है। वो भी एक तरह का क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट है जो जापान के ऊपर की निगरानी रखेगा, लेकिन है तो वो नेविगेशन सैटेलाइट। जीपीएस पूरे विश्व भर में देता है, ग्लोनास विश्व भर में देता है। तो यही प्रश्न था। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी तरह का डाउट आता है इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ भी जानकारियों के लिए। साथ साथ आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको अभी समझने नहीं आया है, जिस पर नजर डालनी चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी सेशन फ्रेम कर लेंगे। साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आज है 31 मई, आप इस कोर्स को जरूर इनरोल करिए। बैच नंबर 6 में फाउंडेशन बैच जो लोग इनरोल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये कोर्स आज 17,499 में है। तो मंथ एंड सेल का आप फायदा उठा सकते हैं। मेरा कोड यूज करिए मनीष लाइव, और 31 मार्च तक ही वैलिड है, रात को 12 बजे तक। 7 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आपकी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे बेसिक से बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इस बैच को जाकर एनरोल कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको समझने आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।